इसी प्रकार से एल्यूमिना से हम यहाँ पर एल्युमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के फॉर्म में होता है कि Al2O3 में ये क्रायोलाइट और कैल्शियम फ्लोराइड ये दोनों मिलाते हैं, जिनमें से कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है ये नियर अबाउट ये फ्लक्स के फॉर्म में है। Na3AlF6 ये इलेक्ट्रोलाइट जैसा यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट है। और ये दिखाया गया था ये ओर ऑक्साइड के फॉर्म में है, ऑक्साइड ऑफ द ओर। इन दोनों को मिला दिया गया है और जैसे करंट पास करते हैं तो ये दो पार्टों में अलग दिखाई पड़ता है। एक तो ये होगा एल्युमिनियम +3 फॉर्म में, और सोडियम भी अलग हो जाता है, इससे फ्लोराइड भी अलग होता है। अगर देखा जाए और साथ में इसमें जो दिया गया है वो रिडक्शन टेकन प्लेस बाय हॉल हेराल्ड मेथड, इसमें एड कैथोड, कैथोड पर एल्युमिनियम पहुंचता है, वहां पहुंच कर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये एल्युमिनियम मेटल के फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट रहता है। एनोड पर पहुंचने वाला कौन होता है? देखिए, एनोड चूंकि कार्बन का है तो कार्बन पर O-2 पहुंचता है, कभी कभी -1 के फॉर्म मान लो दिया गया है तो -2 पहुंचता है, जो पहुंचता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। या वही कार्बन जो होगा कभी कभी उसी -2 के साथ मिल करके CO2 गैस के फॉर्म में होता है। इसका सेंस है कि ये माइनस जो है वो कार्बन पे जाकर ऐड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 गैस ये एनोड पर निकलती हुई मालूम होती है। इस तरह से कैथोड पर पहुंच गया एल्युमिनियम और एनोड पर CO या CO2 गैस इस हॉल हेराल्ड मेथड से यहाँ पर मिलती है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए हाइड्रोमेटलर्जी है, जिसके अकॉर्डिंग किसी ऑक्सीडेशन के बाद मिले हुए ऑक्साइड चाहे कैल्सिनेटेड हो चाहे रोस्टेड हो, उनका यहाँ पर जैसे सिल्वर है, ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये कभी कभी ऑक्साइड के फॉर्म में ना आकर इनको मरकरी के साथ घोल करके इनके इम्प्योरिटी को दूर किया जाता है। तो इससे अगला पार्ट है हाइड्रोमेटलर्जी। ध्यान रखिएगा इसमें हाइड्रोमेटलर्जी क्या है। यह हो गया, नेक्स्ट है हाइड्रोमेटलर्जी। ये रूल कहलाता है कि जब किसी सॉल्ट में से एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को किसी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा रिप्लेस करके उसे अलग किया जाए तो उस फिनोमेना का नाम है हाइड्रोमेटलर्जी। रूल्स कहलाता है व्हेन हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव metal replaced to the less electropositive from its salt named as हाइड्रोमेटलर्जी। इसका सेंस हो गया कहीं पर कोई भी सॉल्ट दिया गया हो उसके अंदर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसके द्वारा रिप्लेस करता है। जैसे मान लो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, लेट मान लीजिए कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड यहाँ मिला। अब इस कॉपर के ऑक्साइड के साथ में हम अगर H2SO4 ध्यान रखिएगा H2SO4 यहाँ मिला दें और इस कंपाउंड से यहाँ बन रहा होगा, मान लो कि कॉपर सल्फाइड यहाँ मिला, ठीक है। अब इस कॉपर सल्फाइड को देखें, इसके अंदर Fe मिला दिया जाए तो Fe मिला दिया जाए तो यहाँ पर देखो मिल सकता है कॉपर अलग हो जाएगा और ये FeSO4 ये सॉल्ट बन जाएगा। आप देख सकते हो कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर सुटेबल सॉल्वेंट घोल करके कॉपर सल्फेट बनाया गया। अगर बनाया गया है तो घोलने वाली प्रथा का नाम होता है लीचिंग, और लीचिंग करने के बाद जब सॉल्ट मिल गया है तो आयरन
कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आयरन इस कॉपर को रिप्लेस करके दूसरे सॉल्ट के फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा, उसका नाम हो गया है हाइड्रोमेटलर्जी। तो इस केस में देख सकते हो कि इसको हम दिखा दें, इतना वाला पार्ट तो आप कह सकते हो इट इज द लीचिंग, पर यहां से यहां तक के प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोमेटलर्जी, ये कहलाता है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, ये देखिए, लेट कॉपर कार्बोनेट इनटू कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये है। अगर हम इसको हीट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हमने हीट कर दिया। अभी आपने पढ़ा था कि कैल्सिनेशन किसी कार्बोनेट या हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर वह अपने ऑक्साइडों में चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड बन गया होगा, और ऑलरेडी इसके अंदर से हो सकता है CO2 भी निकल गया होगा, और यहाँ से वाटर भी अलग हो गया होगा, हीट करके आपने निकाल दिया है। अब देखिए, यह क्यूप्रिक ऑक्साइड का दूसरा फिनोमेना देखो कि अगर हम इसको फिर से क्यूप्रिक ऑक्साइड को H2SO4 में घोल दें तो ये कंपाउंड मिल जाता है कॉपर सल्फेट। फिर देखिए, कॉपर सल्फेट के साथ में आपने Fe मिलाया, और फिर उसने कॉपर को अलग कर दिया और यहाँ बना दिया FeSO4। तो रिएक्शन वही देखो है, रिएक्शन वही है, बस अंतर है कि यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड्स के पहले का एक और दिखा दिया जैसे यहाँ पर है। तो जब यहाँ दिखा दिया है तो आप देख सकते हो कि कॉपर, ये जो दिया गया है ये डोलोमाइट, डोलोमाइट से लेकर क्यूप्रिक ऑक्साइड के तक, इस फिनोमेना का नाम यहाँ हो गया है कैल्सिनेशन। और फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड से H2SO4 के बनने तक का इस फिनोमेना का नाम यहाँ से यहाँ लेकर के देखा जाए तो ये हो गया है लीचिंग। और इस कॉपर सल्फेट से यहाँ तक देखा जाए तो ये तीन फिनोमेना, इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोमेटलर्जी हो गया है। यानी इस वाले का ओर से अगर इसको हीट किया जाए और लास्ट में कॉपर को निकाला गया है तो ये देखो कैल्सिनेशन करके लीचिंग किया गया, फिर उसके बाद एक दूसरा एलिमेंट मिलाकर उससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया गया, इसे कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। आगे देखिए इस पर नेक्स्ट, मैक आर्थर प्रोसेस क्या था, प्रोसेस या फॉरेस्ट साइनाइडेशन प्रोसेस, ये था। इसके अंदर था कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड लें या इसकी जगह पर ध्यान रखिएगा सिल्वर लिया जाता है, इनमें से किसी एक के साथ अगर हमने सोडियम साइनाइड मिलाया और या इसके साथ में थोड़ा सा वाटर कह दिया और इसमें एयर पास किया है, तो इनके पास करने पर डायरेक्ट यहाँ पर ये बन गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NaHgCN होल ट्वाइस, ये बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देख सकते हो कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर को सोडियम साइनाइड लिक्विड के फॉर्म में वाटर मिलाकर एयर पास किया गया तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिल्वर को अलग करना है तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, जिंक ऐड कर दीजिए, तो ये नया कंपाउंड आपका बन के दिखाई पड़ेगा Na जिंक और Cn, ये 4 होगा, ये कंपाउंड बन गया है। और साथ में यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया, सिल्वर के 2 मोल अलग हो गए। इस कंडीशन में देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो फिनोमेना है ये तो हो गई है लीचिंग, पर यहाँ से यहाँ तक की फिनोमेना अगर देखा जाए तो ये हो गया है हाइड्रोमेटलर्जी कहलाता है। तो इस तरह से ये फिनोमेना दूसरे को जोड़कर हम देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लीचिंग है और कहाँ से कहाँ तक हाइड्रोमेटलर्जी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है एमलगमेशन क्या होता है। एमलगमेशन को देखें, एमलगमेशन का सेंस ये हो गया कि एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मेटल, जैसे कि सिल्वर या गोल्ड के साथ में कहीं पर इम्प्योरिटी है तो उस इम्प्योर मेटल को मरकरी के साथ घोल करके उसे अगर हीट कर दिया जाए तो मरकरी वेपर के फॉर्म में चेंज होती है और मेटल सेटल्ड डाउन हो जाता है। तो देखिए यहां पर है नोबल मेटल, एडेड विद मरकरी फॉर्म
amalgam which heating gives mercury vapor and metal। लेट जैसे मान लो दिया गया सिल्वर है, सिल्वर ये कहीं पर ओर में मान लो पाया गया और उसके साथ में आपने मरकरी को ऐड कर दिया, तो ये बन गया होगा सिल्वर मरकरी एलॉय बन गया। इसे कहते हैं भाई ये एलॉय बन गया, ठीक है। या इसी को कहते हैं एमेलगम। एलॉय ही क्या है, यहाँ पर एमेलगम है। इसी को हीट कर दोगे, जब हीट कर दोगे तो इसका सेंस हो गया हीट करने पर आपको मरकरी का बन जाएगा वेपर मिलेगा और सिल्वर ये मेटल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो देख सकते हो मरकरी वेपर अलग और सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नोबल मेटल एज ए सिल्वर और गोल्ड added with mercury to form the amalgam and on heating silver settled down but mercury vaporized। तो ये कंडीशन में ये कहलाता है एमलगमेशन। नेक्स्ट देखिए है एल्यूमिनोथर्माइट। नेक्स्ट टॉपिक एल्यूमिनोथर्माइट। एल्यूमिनोथर्माइट का हम यूज तब करते हैं जब कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर के अंदर मिला हुआ ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड हमने दिखाया था जैसे कि ये देखिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में है और यहाँ पर देख सकते हो ये Cr2O3 है, Mn3O4 है। इसी में एक और पढ़ सकते हो जैसे मान लो कि B2O3 भी है। इस तरह के ऑक्साइडों में रिड्यूसिंग एजेंट जो दिया गया यहाँ पर ध्यान रखेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, इन ऑक्साइडों में से क्रोमियम को, आयरन को, मैग्नीज को, बोरान को अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको अलग करने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है और एल्युमिनियम यहाँ पर एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगला है इसमें एल्यूमिनोथर्माइट। एल्यूमिनोथर्माइट process if chromium, manganese, iron and boron cannot obtained from its ऑक्साइड जैसे कि Fe2O3, Mn3O4, Cr2O3, B2O3, ठीक है, विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट, देन एल्युमिनियम एडेड, एल्युमिनियम पाउडर है भाई, एल्युमिनियम पाउडर एडेड विद these oxide which separate the metal, जो मेटल को अलग कर सकता है। देखो जैसे मान लो ये है आपका मैग्नीज, Mn3O4 में ऐड कर दिया एल्युमिनियम, तो ये मिल गया है मैग्नीज और आगे बन गया है Al2O3 और प्लस ध्यान रखिएगा इसमें हीट सबसे ज़्यादा निकलती है। ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस का नाम गोल्ड स्मिथ प्रोसेस भी कहते हैं। और इस गोल्ड स्मिथ प्रोसेस का जो रिएक्शन है एल्यूमिनोथर्माइट में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मान लो क्रोमियम दिया गया Cr2O3 और एल्यूमिनियम मिला दिया तो इससे बनने वाले क्रोमियम अलग हो जाएगा और ये Al2O3 भी अलग हो जाएगा। ऐसे देखें B2O3 प्लस एल्यूमिनियम इट गिव्स बोरान प्लस Al2O3, और अगर Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम लिया जाए तो यहाँ पर Fa भी निकल जाएगा और Al2O3 पर ध्यान रखिएगा हीट सब में है, हीट सब में निकलती है और ये हीट बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है।
ऐसी हीट एयरक्राफ्ट के क्रशिंग करने पर होता है। जब कभी भी एयरक्राफ्ट क्रशिंग होता है तो उस समय उतनी हीट निकलती है, क्योंकि सबसे पहले एल्युमिनियम की उस एयरक्राफ्ट के ऊपर खोल लगती थी, जिससे जब कभी कभी वह विमान या कभी एयरक्राफ्ट क्रश करता था तो उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डेवलप होता था, जिससे उस विमान में, उस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए लोग अगर मरते थे तो उनको कोई पहचान नहीं पाता था कि आदमी वो आदमी कौन सा है। इसलिए अब उसकी जगह पर, उस एल्युमिनियम की खोल की जगह पर इलेक्ट्रॉन एलॉय का प्रयोग किया जाता है, जिस पर किसी मैग्नेट का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये पूछा जाता है कि बताओ कि थर्माइट मिक्सचर क्या है, इसी का नाम है एल्यूमिनो-थर्माइट रिएक्शन, या पूछेगा कि थर्माइट मिक्सचर, एक टर्म यहाँ पर है कि थर्माइट मिक्सचर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 के मिक्सचर को ध्यान रखिएगा, इसे थर्माइट मिक्सचर कहते हैं। और ये ऐसी रिएक्शन है, इसी से स्टील की वेल्डिंग की जाती है। स्टील की वेल्डिंग किसी और से नहीं होती है, इसी एल्यूमिनियम थर्माइड की रिएक्शन पर होती है। स्टील की वेल्डिंग, जैसे बाइक में कहीं पर स्टील हो तो स्टील को जोड़ने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, और ये है एल्यूमिनियम थर्माइड रिएक्शन। अगला इसके बाद देखिए था, यह है सेल्फ रिडक्शन, जिसको हम लोगों ने रोस्टिंग के साथ इसे पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन पे, हमको यहाँ से भी मेटल मिल गया फेंकू संजन भाई, और इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन से मिल गया अल्का के नाम, और हाइड्रोमेटलर्जी से हमको यहाँ पर सिल्वर कॉपर या गोल्ड मिल गया। एमलगमेशन से भी हमको सिल्वर गोल्ड मिल गया। एल्यूमिनियम थर्माइड से यहाँ पर आयरन मिल गया, क्रोमियम मिल गया, मैग्नीज मिल गया और बोरान मिल गया। और ऐसे ही रिडक्शन जब सेल्फ किया गया था तो मरकरी, लेड और कॉपर मिल गया। सबके अंदर से हमको क्या मिला है, मेटल मिला है। पर ये मेटल इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज के अंदर होती है। उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए अगला टॉपिक इसके अंदर है रिफाइन करना। तो देखिए यहाँ पर रिफाइन करना होता है। रिफाइनिंग में यहाँ पहला पार्ट है रिफाइनिंग के अंदर लिक्वेशन। ध्यान रखिएगा, रिफाइनिंग में आपको लिक्वेशन का दिया गया है। अगर लास्ट टॉपिक इसका है रिफाइन करना। रिफाइनिंग में सबसे पहला पॉइंट है लिक्वेशन। ध्यान रखिएगा, लिक्वेशन में उस मेटल को हम लिक्विफाइड यानी उसे रिफाइन करते हैं, जो ध्यान रखिएगा कि जिसमें यहाँ पर इम्प्योरिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट की होती है, जबकि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। तो ध्यान रखिएगा, इफ इम्प्योरिटी जो दिया गया हो, जो भी आपके पास दिया गया है मेटल, इम्प्योरिटी उसके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट का हो, और जो प्योर मेटल होता है ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया, तुमने कहा था कि जैसे बिस्मथ है और लेड है, ठीक है, अधिकतर लेड है, पर कभी कभी इसे मरकरी को भी जोड़ देते हैं। तो इसमें इसको हमने लिखा था, इसे याद करिएगा और इसे हिंदी में याद कर लीजिएगा कि जैसे ये बिसन भाग लिखा है, यानी बिस्मथ टिन लेड और मरकरी को प्योरीफाई या रिफाइन हम लिक्वेशन प्रोसेस से करते हैं। यानी एक स्लोपिंग हर्थ होता है, ये स्लोपिंग हर्थ है, यहाँ से हम इम्प्योर सब्सटेंस को रोल कराते हैं और ये हीट होने के बाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब है कि प्योर जो मेटल है वो लिक्विफाइड हो जाता है। प्योर मेटल हमको यहाँ से मिलता है लिक्विड के फॉर्म में, और इम्प्योरिटी यहाँ पर उसी पार्ट में रह जाती है। यानी लिक्वेशन जिसमें मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सेकेंड केस पर होगा कि डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। डिस्टिलेशन हम उस एलिमेंट को प्यूरिफाई करते हैं जिसे हीट करने पर वेपर के फॉर्म हो जाता है। जैसे जिंक है, कैडमियम, मरकरी है। मरकरी को यहाँ पर भी प्रयोग किया गया था, मरकरी के यहाँ, लेकिन मरकरी का दोनों का नेचर यही है कि यह वेपर जल्दी बन जाता है। ये तीन तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन ये वेपर बनता है, इसलिए इसकी प्रोसेस हम यहाँ पर ज़्यादा पढ़ते हैं। इससे डिस्टिलेट करते हैं कि पहले उसे लिक्विफाइड करते हैं और फिर इसके बाद बन जाता है वेपर। तो यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी, ध्यान रखिएगा। सेकंड इसके अंदर है डिस्टिलेशन। कब होता है, देखिए जब व्हेन इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटी जो होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, यानी इसका मतलब हो गया कि हाई बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बट प्योर मेटल ये होता है वोलेटाइल, यानी इसका मतलब होता है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे जैसे यहाँ लिखा है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन, यानी इसे हीट करके वेपर बनाया जाता है। हीट करके सबसे पहले लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड के बाद बन जाता है वेपर फॉर्म। तीसरा देखिए इसके अंदर है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन में एक टर्म है पोलिंग करना। पोलिंग करने का मतलब होता है, पोलिंग करने का मतलब होता है कि जैसे कॉपर का है, या इसी में देख सकते हो कि ये टिन भी है, कॉपर है टिन है, ये दो तरह के ऐसे एलिमेंट है कॉपर और टिन। कॉपर और टिन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसकी इम्प्योरिटी के प्रति एफिनिटी ज़्यादा होती है, यानी एक ऐसे मेटल जिसके अंदर इम्प्योरिटी की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी एफिनिटी खत्म करने के लिए इस लिक्विड के अंदर बांस जैसे होता है हरा बांस, उस हरे बांस के एक डंडे बना करके उसके लिक्विड में पॉरिंग करते हैं, घुमाते हैं इसे, और उसे पॉरिंग करने के बाद उस हरे डंडे में से मेथेन निकलता है, हाइड्रोकार्बन निकलता है, और वह मेथेन इनके अंदर पाए जाने वाले ऑक्साइड को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, और इसके बाद यहाँ पर प्योर मेटल मिलता है। तो मैं यहाँ दिखा दे रहे, एक यहाँ पर पोलिंग क्या होता है समझ लीजिए इसे। पोलिंग का सेंस होता है लेट, ठीक है, इम्प्योरिटी, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, देयरफॉर ग्रीन स्टिक एज बैम्बू used during stirring of liquid ores या लिक्विड मेटल, ठीक है। जब होगा इस पर देखिए ऐसा क्यूप्रिक ऑक्साइड में अगर वो है बचा नहीं निकल पा रहा है तो इसके अंदर मेथेन निकलता है, और ये मेथेन जो होगा उस कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है, और CO2 अलग हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर वाटर, यानी कॉपर को रिफाइन करने के लिए यहाँ देख सकते हो पोलिंग किया जा सकता है। ऐसे ही पर्लिंग इसके अंदर है कि आयरन का भी उस बेसेमर और कन्वर्टर में पास करके उसे बार बार चेंज करके उसे रिफाइन करते हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटी को वेपर के फॉर्म अलग करते हैं। बेसेमर कन्वर्टर में भी कॉपर और Fe की रिफाइनिंग की जाती है, और क्यूपलेशन माने एक छोटा सा क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल होता है जो कैल्साइड का बना होता है, उस क्रूसिबल में लेड और सिल्वर के मिक्सचर जिसमें इम्प्योरिटी होती है उसमें रख करके हाई हीट करते हैं, इसलिए उनके अंदर हाई हीट होगा जो, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी जो होगी वो वेपर के फॉर्म में अलग हो जाएगी। और मेटल जैसे सिल्वर के साथ में लेड इम्प्योरिटी है, जब उस छोटे से क्यूपल में एक छोटी सी कटोरी में रखकर उसे गर्म करते हैं तो लेड बाहर आएगा, सिल्वर रह जाता है, इसलिए यहाँ पर क्यूपलेशन के माध्यम से होता है। मोस्टली यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ज़्यादा होती है, जिनमें से अव्वल आग कुसंजन पदकर्णी दे दिया गया था। इसका मतलब होता है कि जब हम एक ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है उसकी रिफाइनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से करते हैं, जिसमें एनोड और कैथोड होता है। एनोड जो बनाता है वो इम्प्योर मेटल होता है, जबकि कैथोड प्योर मेटल का बनता है। तो अगला है लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव
मेटल एज अव्वल आग कुसंजन पदकरणी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जब करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कैथोड होता है, कैथोड जो बनेगा वो प्योर मेटल का बनेगा, और एनोड ये इम्प्योर मेटल का बनेगा। ध्यान रखिएगा, इम्प्योर मेटल। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर रिडक्शन के द्वारा आपने मेटल निकाला है वो इम्प्योर है, उस मेटल का आपने बनाया एनोड, और प्योर जो मेटल रखा होगा उसका बना दिया है कैथोड। जब इसे ऐसे बनाओगे तो उस केस में देखिए ऐसा होगा कि आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल बना लीजिए जिसमें दो प्लेट आपने लगा दिया, ये हो गया प्लेट। इस प्लेट को बैटरी से जोड़ दिया, माइनस और प्लस हो गया, ये हो गया है एनोड, और ये हो गए हैं कैथोड। इस एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे। यहाँ रखा गया है इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रखा गया। अब इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रखा है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट में एनोड भी यहाँ पर बनाया गया है कॉपर प्लेट का, और यहाँ पर भी एक कॉपर प्लेट मान लो कैथोड का भी बना दिया गया है। पर दोनों कॉपर में क्या अंतर है? दोनों कॉपर में अंतर ये है कि यह जो कॉपर मिला है वो इम्प्योर मेटल है, अर्थात ये कॉपर हम रिडक्शन के माध्यम से पाए हुए कॉपर का बनाए हुए हैं, और ये प्योर वाला कॉपर है जो अलग से हमारे पास रखा था, लैब में था, उस समय बना लिया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रखा गया है इलेक्ट्रोलाइट है। अब होगा क्या कि जो इसके अंदर आपने रखा है तो जितनी इम्प्योरिटी यहाँ पर होगी, ध्यान रखिएगा, इनके अंदर जो होगा, जो एनोड होता वो एनोड आयनों के रूप में घुलना शुरू करेगा। देखिए यहाँ से कॉपर आयन के फॉर्म में देखिए आ रहा है, ठीक है, घुलकर कॉपर आयन के, यानी ये घुल करके कॉपर आयनों के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब सोल्यूशन के अंदर तो होता क्या है, जितना कॉपर घुलेगा उतने सोल्यूशन के अंदर का कॉपर पॉजिटिव कैथोड पर जाके पहुंचेगा। ठीक है, यानी ये घुलता जाएगा और यहाँ पर ये पहुंचेगा, इसका मतलब प्योरिटी एनोड से घुलकर कैथोड पर जाके जमा होती रहेगी, और इम्प्योरिटी जो होगी वो धीरे धीरे एनोड के नीचे जमा होती जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटी सेटल्ड डाउन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं इम्प्योरिटी सेटल्ड डाउन द एनोड नेम्ड एज एनोड मड। ध्यान रखिएगा, इससे एनोड मड कहते हैं। ठीक है, जब प्योर एलिमेंट एनोड से निकल कर कैथोड पर जाके जमा होता जाएगा तो इसके अंदर से इम्प्योरिटी यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आप इस एनोड से जो प्योरिटी माने कॉपर को निकाले हो, अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी कहीं आयरन पाई गई, गोल्ड पाया गया, सिल्वर पाया गया, प्लेटिनम पाया जाएगा, तो इस कचरे में, इस मड में सिल्वर भी होगा, गोल्ड भी होगा, प्लेटिनम भी होगा, क्योंकि हमारा जो मोटो है वह कॉपर को रिफाइन करना है। तो हमें कॉपर तो मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो यहाँ कचरा है, एनोड मड है, वो इसके अंदर प्रीसियस मेटल यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। जैसे मान लो कि सिल्वर भी यहाँ पहुंच गया होगा, या गोल्ड भी इसके अंदर होगा, या Fe होगा, या प्लेटिनम, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। लेकिन जो भी यहाँ पर होगा तो देख सकते हो कि प्रीसियस एलिमेंट यानी अच्छे किस्म के मेटल इस एनोड मड पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि कचरा उठाने वाले मालदार बन जाते हैं। अर्थात एनोड मड के अंदर ये मेटल सबसे कीमती है जो यहाँ पर हैं, पर हम निकाल रहे हैं कॉपर, इसलिए इसको कहा जाएगा कि मेटलर्जी ऑफ द कॉपर है, और बाकी सब उसके लिए ये इम्प्योरिटी है। ठीक है, इसी तरह से कॉपर की रिफाइनिंग, फिर सिल्वर की रिफाइनिंग, फिर लेड की रिफाइनिंग, एल्युमिनियम की रिफाइनिंग, ये सब की रिफाइनिंग इसी तरह से हम कर सकते हैं। इसका नाम है
अव्वल आ को संजन पद करने में गोल्ड का भी ऐसे ही एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, टिन, जिंक, लेड, क्रोमियम और निकल, इनमें ध्यान रखेगा किसी भी एलिमेंट को लोगे तो इम्प्योर एनोड होगा और प्योर कैथोड होगा। इस तरह से हम इस एलिमेंटों का देखा जाए तो ये रिफाइन करते हैं। पर ध्यान रखिएगा कुछ एलिमेंट और भी हैं उसके फॉर्म में और भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए एक और भी एलिमेंट है जिसे कहते हैं वैन आर्किल प्रोसेस। देखिए यहाँ पर वैन आर्किल प्रोसेस, वैन आर्किल रिफाइनिंग या प्रोसेस। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है देखिए इसमें से एलिमेंट जो होंगे मोस्टली अगर देखा जाए तो एलिमेंट यहाँ पर आयोडीन यूज करके उस एलिमेंट को रिफाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा जैसे मान लो टाइटेनियम है तो टाइटेनियम के साथ में आयोडीन पास किया गया, ये बन गया है टाइटेनियम I4 के फॉर्म में है। फिर इसे हीट कर दिया गया, हीट कर दिया या मान लो I2 के फॉर्म में आ गया, इसे हीट किया गया तो टाइटेनियम मिल गया और प्लस I2 यहाँ से लग हो गया। जो टाइटेनियम मिला है उसे क्या किया है, ये हाई टेम्परेचर पर रखा गया है, यानी इसे हीट करने पर मिला है। तो टाइटेनियम की इम्प्योर एलिमेंट जो थे उससे उसको रिफाइन करने के लिए डायरेक्ट आयोडीन मिला दिया गया जिससे टाइटेनियम बन गया आयोडाइड, और फिर ये मिल गया है टाइटेनियम और साथ में मिला है आयोडीन। ये आयोडीन देख सकते हो कि फिर से यूज कर सकते हो, इसे कहते हैं रीयूज। ठीक है, अब कह सकते हो कि वैन आर्किल प्रोसेस से कौन कौन से एलिमेंट की रिफाइनिंग या मेटलर्जी करते हो। ध्यान दीजिएगा इस पर लीजिएगा, जैसे टाइटेनियम भी होता है इसी से, जर्कोनियम भी, हैफेनियम भी और सिलिकॉन भी। ठीक है, इसे कहते हैं टीजर हफ्सी, टीजर हफ्सी याद कर सकते हो। टीजर हफ्सी मतलब टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफेनियम और सिलिकॉन आर रिफाइंड बाय द वैन आर्किल प्रोसेस। तीसरा होता है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस में किसकी रिफाइनिंग होती देखिए, इन दिस प्रोसेस निकल रिफाइंड in which reducing agent कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर निकल का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिससे बनता है निकल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, जिसको हीट कर दिया जाए तो फिर निकल अलग और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड रीयूज होता है, फिर से इसका प्रयोग कर सकते हो। मेटल के कुछ पॉइंट में आपने पढ़ा मेटलर्जी और इसका प्रोसेस पढ़ा। अब मेन देखिए आपके पास ये है कि जो ये हमने बता रखा था टॉपिक, इस टॉपिक के आधार पर आप सिंपली 5 से 10 मिनट के अंदर उस सारी चीज को यहाँ पर रिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें हम यहाँ पर हर एक स्टेप के अंदर ये डिक्टेट कर चुके हैं और ये आप इसे देख सकते हो। इसे और पढ़िए, अभी आगे इसका हम देख रहे हैं अगला पार्ट इसके बाद है कि किस तरह से हम इसके ओर्स को याद करने का तरीका भी हम इसे बता रहे हैं। ये ओर हम कैसे याद करें, ओर को कैसे याद करें, उसे याद करने का कुछ ओर हम यहाँ पर जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, ठीक है, हैलाइड, सल्फेट को और सल्फाइड को यहाँ पर लिख करके आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसे याद करिए। अगर ये याद कर ले गए तो अगर एक भी क्वेश्चन आपका ऐसे याद करने पर मिल गया होगा तो कम से कम 3-4 नंबर का, 5 नंबर का कुछ भी होगा, 2-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई 4-4 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा।